सोचिए केमिकल प्लांट की सुरक्षा। ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हादसों को होने से पहले ही रोक देता है। तो आज हम इसी के पीछे के कुछ खास सिद्धांतों को समझने वाले हैं, जो प्लांट के अंदर और बाहर हर किसी को सेफ रखते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि खतरा और जोखिम में क्या फर्क है। फिर हम देखेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या होगा अगर सोचकर कैसे चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हम एक्सीडेंट्स के अलग अलग स्टेजेस और इनहेरेंट सेफ्टी के प्रिंसिपल्स को भी जानेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, हमें कैसे पता चलता है कि कोई सेफ्टी प्रोग्राम वाकई में काम कर रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सेफ्टी को ठीक से समझने के लिए हमें दो ऐसे शब्दों का मतलब समझना होगा जिन्हें लोग अक्सर एक ही मान लेते हैं, खतरा और जोखिम। पर सच तो ये है कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, खतरा मतलब नुकसान पहुंचाने की पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए एक ज्वलनशील लिक्विड का बैरल रखा है, ये एक खतरा है। लेकिन जोखिम क्या है? जोखिम इस बात की संभावना है कि उस बैरल में असल में आग लगेगी भी या नहीं। तो खतरे को ऐसे समझिए, ये किसी चीज की एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी है जिसे आप बदल नहीं सकते। जैसे पेट्रोल है ना, वो हमेशा ही ज्वलनशील रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। ये उसका एक इनहेरेंट मतलब एक अंतर्निहित खतरा है। अब आता है जोखिम। जोखिम तब पिक्चर में आता है जब हम उस पेट्रोल के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मतलब क्या उसे किसी खुली आग के पास रखा गया है या फिर उसे एक मजबूत सीलबंद कंटेनर में रखा गया है। यही बातें तय करती हैं कि उसका जो अंतर्निहित खतरा है, उससे नुकसान होने का जोखिम कितना है, कम या ज्यादा। इसे घर के एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं, अपनी रसोई गैस। देखिए, खतरा तो खुद एलपीजी गैस है, लेकिन जोखिम कब पैदा होता है? जब कुछ गड़बड़ हो जाए। मान लीजिए रेगुलेटर लीक करने लगे, और फिर जैसे ही कोई स्टोव जलाता है तो आग लगने या चोट लगने का एक असली नतीजा सामने आ सकता है। ठीक है, तो अब हम खतरा और जोखिम के बीच का फर्क तो समझ गए, पर अगला सवाल ये है कि इन जोखिमों का पता लगाया कैसे जाए। इसके लिए सेफ्टी एक्सपर्ट्स एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की पावरफुल ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक से। ये टेक्निक सिर्फ दो छोटे से शब्दों पर टिकी है। ये है क्या होगा अगर एनालिसिस। इसमें टीमें हर एक चीज पर सवाल उठाती हैं। वो बुरे से बुरे हालात के बारे में सोचती है, जैसे क्या होगा अगर जो सबसे जरूरी कूलिंग सिस्टम है वो अचानक फेल हो जाए। और ये सिर्फ बड़े सिस्टम फेल होने की बात नहीं है, वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में भी सोचते हैं। क्या होगा अगर एक प्रेशर सेंसर गलत रीडिंग देने लगे? सोचिए, इतनी छोटी सी खराबी भी एक बहुत बड़े चेन रिएक्शन को जन्म दे सकती है ना? तो ये पूरी प्रोसेस बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंदाजे से हो रहा है। टीमें क्या करती हैं? पूरे सिस्टम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देती हैं। फिर हर हिस्से के लिए क्या होगा अगर वाले सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद वो नतीजों की गंभीरता को आंकते हैं और फिर उन जोखिमों को कम करने के लिए सुझाव देते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि हादसे कभी भी अचानक नहीं होते। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन वो आम तौर पर एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी भी हादसे को रोकने या कंट्रोल करने के लिए इन 3 स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है। पहला, शुरुआत, यानी वो घटना जिससे हादसा शुरू होता है। दूसरा, प्रसार, यानी वो घटनाएं जो हादसे को बनाए रखती हैं या और फैलाती हैं। और तीसरा, समाप्ति, यानी वो घटनाएं जो हादसे को रोकती हैं। इसे डोमिनोज की एक लाइन की तरह सोचिए। हमारा पहला लक्ष्य क्या है कि पहला डोमिनो गिरे ही ना, मतलब शुरुआत ही ना हो। अगर वो गिर भी जाता है तो हम चाहते हैं कि बाकी डोमिनोज ना गिरे, मतलब प्रसार न हो। और अगर वो भी गिरने लगें तो हम उस रिएक्शन को जितनी जल्दी हो सके रोक देना चाहते हैं, यानी समाप्ति। तो इन सब में सबसे असरदार तरीका क्या है? यही कि खतरों को प्रोसेस में आने ही ना दिया जाए, मतलब उन्हें शुरुआत में ही डिजाइन से बाहर कर दिया जाए। ये एक बहुत मशहूर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल किस पर आधारित है? वैसे तो इसका मतलब होता है कीप इट सिंपल स्टूपिड, लेकिन सेफ्टी के मामले में हम इसे कहते हैं कीप इट सिंपल एंड सेफ, मतलब चीज़ों को सिंपल और सुरक्षित रखो। आइडिया बहुत सीधा है, जो सिस्टम जितना सिंपल होगा उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। और ये 4 मेन स्ट्रैटेजीज पर काम करता है।
पहला, कम करें, यानी खतरनाक पदार्थों की मात्रा कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा, प्रतिस्थापित करें, यानी जहां भी मुमकिन हो कम खतरनाक चीजों का इस्तेमाल करें। तीसरा, मध्यम करें, यानी कम तापमान और प्रेशर पर काम करें। और आखिर में सरल बनाएं, यानी डिजाइन से गैर जरूरी कॉम्प्लेक्सिटी को हटा दें। देखिए, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सेफ्टी वो तो लोगों पर और उस कल्चर पर निर्भर करती है जो वो मिलकर बनाते हैं। एक मजबूत सेफ्टी प्रोग्राम को समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है उसे एक कप चाय की तरह देखना। जैसे एक अच्छी चाय बनाने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, वैसे ही यहाँ भी है। तो ये 5 चीज़ें क्या हैं? पहला, सेफ्टी का ज्ञान। दूसरा, उसे इस्तेमाल करने का अनुभव। तीसरा, काम करने की तकनीकी योग्यता। चौथा, मैनेजमेंट का सपोर्ट जो ये दिखाए कि सेफ्टी सबसे ऊपर है। और पांचवा, हर एक इंसान का अपना कमिटमेंट। जब ये पांचों चीजें एक साथ मिलती है ना, तब एक ऐसा कल्चर बनता है जहां हर कोई सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता है। तो ठीक है, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज और कल्चर की बातें हो गईं, पर कंपनियों को ये पता कैसे चलता है कि वो जो कर रही हैं वो काम भी कर रहा है या नहीं? वो ये कैसे नापते हैं कि चीजें वाकई में सेफ हो रही हैं? बस यहीं पर आंकड़ों का यानी स्टैटिस्टिक्स का रोल आता है। एक बहुत कॉमन मीट्रिक है ओशा इंसिडेंस रेट, जिसे OIR भी कहते हैं। ये 2 लाख वर्किंग आवर्स के बेसिस पर चोटों और बीमारियों को ट्रैक करता है। अब 2 लाख घंटे तो मोटे तौर पर ये 100 कर्मचारियों के 1 साल के काम के बराबर है। इससे क्या होता है कि अलग अलग जगहों की तुलना करने का एक स्टैंडर्ड तरीका मिल जाता है। और जब बात सबसे गंभीर घटनाओं यानी मौतों की आती है, तो इंडस्ट्री एक अलग मीट्रिक यूज करती है, फेटल एक्सीडेंट रेट या FAR। और इसका बेस है पूरे 100 मिलियन यानी 10 करोड़ वर्किंग आवर्स। ये इतना बड़ा नंबर इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही रेयर लेकिन बेहद गंभीर हादसों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। तो कुल मिलाकर हमारे पास अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग मीट्रिक्स हैं। OIR जो है वो प्लांट के अंदर होने वाली आम चोटों को देखता है। FAR प्लांट के अंदर होने वाली बहुत ही रेयर मौतों को ट्रैक करता है। और फिर फैटेलिटी रेट जैसी चीजें हैं जो प्लांट के अंदर और बाहर आम लोगों पर पड़ने वाले असर को नापती हैं। तो इस पूरी बातचीत से अगर एक बात समझनी हो तो वो ये है, आपदाएं कभी भी आसमान से नहीं टपकती। उनके जो चेतावनी के संकेत होते हैं ना, वो लगभग हमेशा पहले से मौजूद होते हैं। कभी छोटी मोटी गड़बड़ियों के रूप में, कभी बाल बाल बचने वाली घटनाओं के रूप में। और यही बात हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर चेतावनी के संकेत हमेशा वहां होते हैं, तो फिर हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? हम उन्हें चूक कैसे जाते हैं? और ये सवाल सिर्फ हमारे सिस्टम के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी सतर्कता के बारे में है, हमारी अपनी उस क्षमता के बारे में है कि जो ठीक हमारे सामने हो रहा है उससे हम देख भी पा रहे हैं या नहीं।